पूर्व मान्यताओं के प्रति दुराग्रह उचित नहीं। यह संसार क्या है, किन पदार्थों से बना है, उन पदार्थों के गुण धर्म क्या हैं, आदि प्रश्नों का ऊहापोह विचार शक्ति के विकास क्रम के साथ ही होता चला आया है। इनका दार्शनिक प्रतिपादन कई प्रकार से होता रहा है। वेदांत दर्शन ने सचेतन परब्रह्म को इस संसार का एकमात्र तत्व माना है। फ्रांसीसी दार्शनिक बरगासाम ने विश्व को चेतन और अचेतन से ऊपर माना है। सांख्यकार ने उसे प्रकृति और पुरुष के जड़ चेतन के दो भागों में विभक्त किया है। यूरोप का प्रख्यात दार्शनिक लॉक भी भारतीय त्रैतवादियों की तरह ईश्वर, जीव और प्रकृति के तीन आधार मानता रहा है। चार्वाक और यूनानी दार्शनिक एम्पेदेक्लिस ने चार तत्व माने हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। अन्य भारतीय दर्शनों ने इनमें एक आकाश को और जोड़कर पांच कर दिए हैं। पंचभूत की मान्यता हम सब की जबान पर चढ़ी रहती है। इस्लामी दार्शनिक अजीजुद्दीन राजी ने भी तत्वों की संख्या 5 ही मानी है, पर वे हैं भिन्न: ईश्वर, जीव, प्रकृति, दिशा और काल। जैन दर्शन ने 6 तत्व माने हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल, आकाश। वैशेषिक उन्हें 9 मानता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के अतिरिक्त उसने काल, दिशा, आत्मा और मन को भी तत्व गिना है। प्राचीन काल में इन मान्यताओं का अपने अपने समय और क्षेत्र में जोर शोर से प्रतिपादन होता रहा है। उन पर विवाद, शास्त्रार्थ और खंडन मंडन भी होते रहे हैं। उनके भेद, उपभेद और संप्रदाय उपसंप्रदाय बनते रहे हैं, पर प्रगति क्रम पर बढ़ते हुए हमें जानकारियां एवं मान्यताएं भी बदलने के लिए विवश होना पड़ा है। विवेचन और विश्लेषण ने पिछली दार्शनिक पृष्ठभूमि में ऐसे परिवर्तन प्रस्तुत किए हैं जिन्हें मानने में भारी असमंजस होता है। पर किया क्या जाए, प्रस्तुत प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ जुड़े हुए तर्कों और प्रतिपादनों को अस्वीकार भी तो नहीं किया जा सकता। अब पंच तत्वों को तत्व नहीं माना जाता, वे मूल तत्वों की अवस्था मात्र रह गए हैं। प्रत्येक पदार्थ ठोस, तरल एवं भाप के रूपों में बदला जा सकता है। अस्तु आकार को देखकर जो मान्यताएं स्थापित की गई थीं, वे अब परीक्षा की कसौटी पर गलत ठहरा दी गई हैं। ठोस धातुएं तक अत्यधिक तपाए जाने पर तपकर भाप बनकर आकाश में उड़ जाती हैं और अपना मूल स्वरूप समाप्त कर देती हैं। अग्नि अपने आप में कोई वस्तु नहीं, वह परमाणुओं के तीव्र गति से भ्रमण करने की प्रतिक्रिया भर है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नामक 2 गैसों का सम्मिश्रण भर है। गैसें अपने आप में कुछ रासायनिक एवं आणविक तत्वों के मिलने से बनती हैं। इस प्रकार अब पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु कोई मूल तत्व नहीं रह गए हैं। अब विश्व की मूल सत्ता एनर्जी मानी गई है। इसके 2 भाग हैं, एक ऋण, दूसरा धन, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऋण शक्ति इलेक्ट्रॉन और धन शक्ति प्रोटॉन कही जाती है। प्रोटॉन बड़ा और इलेक्ट्रॉन छोटा होता है। परमाणु इन्हीं दोनों के मिलने से बने हैं, किंतु वे भी ठोस नहीं हैं। उनके बीच में बहुत सी पोल है। उस आकाश के मध्य एक नाभिक न्यूक्लियस रहता है, जिसकी तुलना अपने सूर्य से कर सकते हैं। सौरमंडल में कई ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक इसी प्रकार नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक परमाणु अपने आप में एक पूरा सौरमंडल है। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है और उनके भ्रमण करने की कक्षा में अंतर पाया जाता है। इसी भिन्नता के कारण जो भिन्न भिन्न तत्व उत्पन्न होते हैं, वे ही सृष्टि के बिखरे हुए पदार्थों के मूलभूत आधार होते हैं। साधारणतः परमाणु की सत्ता अभेद्य मानी जाती थी और उसमें दूसरा कोई परमाणु प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा कहा जाता था। पर कुछ समय पूर्व परमाणु विस्फोट की विधि ढूंढ निकाली गई है
और उसे भी केंद्रित कर दिया गया है। ऐसी दशा में परमाणु सत्ता भी पंच तत्वों की तरह ही शाश्वत नहीं रह गई है। तो भी जहां तक तत्वों की आधुनिक मान्यता है, वह परमाणुओं की स्थिति भिन्नता के आधार पर ही मानी जाती है। यह मान्यता भविष्य में कब तक स्वीकार करने योग्य बनी रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता। पिछले दिनों इन तत्वों की संख्या 92 थी। अब एक एक करके नई खोजों के कारण उसमें और वृद्धि होती चली जा रही है। अणु तौल लिया गया है तथा वह कितनी गर्मी पर पिघलता है यह भी जान लिया गया है, तथा कितने ताप पर भाप बनकर उड़ जाता है यह भी पता चल गया है। भार, द्रवणांक, क्वथनांक भी अणु विश्लेषण के साथ जाने जा सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आदि इनके नाम हैं। इनमें सबसे भारी यूरेनियम और सबसे हल्का हाइड्रोजन है। एनर्जी का प्रत्यक्ष स्वरूप गर्मी है। गर्मी नापने के दो तरीके हैं, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड। शरीर की गर्मी आदि नापने में फ़ारेनहाइट और वस्तुओं का लेखा जोखा लेने में सेंटीग्रेड काम में आता है। सेंटीग्रेड में बर्फ जमने की स्थिति को शून्य मानकर चलते हैं और पानी उबलने के ताप को 100 डिग्रीज कहते हैं। फ़ारेनहाइट पद्धति के अनुसार 32 डिग्री पर बर्फ जमती है और 212 पर पानी उबलता है। दूसरे शब्दों में 100 सेंटीग्रेड को 180 डिग्री फ़ारेनहाइट मान सकते हैं। यूं मोटे तौर पर गर्मी का आरंभ बर्फ जमाने वाली स्थिति से होता है, पर वस्तुस्थिति इससे भी आगे है। बर्फ भी पूर्णतः ताप रहित नहीं है। उससे भी ठंडी दूसरी चीज है लिक्विड एयर, तरल वायु। इतनी ठंडी होती है कि उसकी तुलना में बर्फ भी आग की तरह गर्म है। गर्मी का पूरा अभाव 273 सेंटीग्रेड शीत की दिशा में नीचे उतर आने पर आता है। परमाणुओं की गर्मी नापने में इसी अत्यंतिक शीत बिंदु को अंक मानकर चला जाता है। उतना शीत आने पर परमाणु का भ्रमण रुक जाता है और वह स्थिर बनकर खड़ा हो जाता है। ये आधुनिक मान्यताएं उन पुरानी मान्यताओं को झुठलाती हैं जो किसी समय अकाट्य समझी जाती थी। इसमें गर्व करने की कोई बात नहीं कि हम ज्ञान के क्षेत्र में पूर्वजों से आगे हैं। क्रमिक विकास की गति अपने रास्ते अपने ढंग से चलती ही रहेगी। कुछ समय उपरांत अपना समय भी दकियानूसों और अनाड़ियों का युग समझा जा सकता है। तब नई खोजें नई मान्यताओं और नए साधनों को सामने ला सकती हैं। इस प्रवाह में किसी काल या तथ्य में बंध कर नहीं रहा जा सकता। हम पूर्ण सत्य की खोज में अपने साधनों से चल रहे हैं। बहुत कुछ चल चुके और बहुत कुछ चलना बाकी है। यहाँ दुराग्रह की गुंजाइश नहीं है। किसी मान्यता को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर नहीं चला जा सकता। पूर्वजों की मान्यताएं ही शाश्वत थी। वे जो सोचते थे वही सनातन था, ऐसा आग्रह नहीं होना चाहिए। हमारी आज की मान्यताएं भी शाश्वत कहाँ हैं? उनमें कल परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए पूर्ण सत्य का दावा करना तो सर्वथा निरर्थक है। अधिक वास्तविकता जानने के लिए हमारा मस्तिष्क सदा खुला रहना चाहिए। आग्रह तो प्रगति के आधार को ही नष्ट करके रख देता है। यूं प्रत्येक परमाणु की सत्ता स्वतंत्र है, फिर भी ये सजातीय और विजातीय आकर्षणों से खिंचकर अणु गुच्छक बन जाते हैं। उन्हीं के कारण आंखों से दिख पड़ने वाले विविध पदार्थ बनते हैं। इस मिलन की ऐसी विचित्र प्रतिक्रियाएं भी होती हैं जो उन मूल तत्वों से भिन्न एवं विपरीत होती हैं जिनसे मिलकर वे बने हैं। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही जल उठने वाले तत्व हैं, पर उनके मिश्रण से पानी बनता है, जो जलना तो दूर उल्टे आग को बुझाने के काम आता है। क्लोरीन एक विषैली गैस है, पर सोडियम के साथ मिलकर वह नमक बन जाती है, जिसे हम रोज खाते हैं। जब आगे के गोले की स्थिति से आगे चलकर पृथ्वी ठंडी हुई तो फैले हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर जलाणु बने और बादल बरसने लगे। धरती समतल नहीं थी,
गर्म से ठंडी होने के चक्र में उसमें विस्फोट होते रहे और कहीं 10 किलोमीटर तक गहरे समुद्र और कहीं 8 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ बन गए। जहां खड्डे थे वहां वर्षा का पानी भरता गया। आरंभ में समुद्र खारा नहीं था, पर जब नदियां धरती का नमक अपने में घुलाकर समुद्र तक पहुंचाने लगी तो वह क्रमशः अधिकाधिक खारा होता चला गया। समुद्र से बादल उठते हैं तो वे नमक साथ लेकर नहीं जाते, इसलिए उसका खारा पानी कम होने का कोई रास्ता नहीं। उल्टे नदियों द्वारा जो लगभग 10,000 किलोलीटर पानी हर साल समुद्र में पहुंचता है, वह ढेरों नया नमक और उसमें बढ़ा देता है। इस तरह उसका खारापन बढ़ता ही जा रहा है। पानी की ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो अन्य पदार्थों में नहीं होती। सब चीजें ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं और भारी हो जाती हैं, पर बर्फ उल्टे हल्की हो जाती है और हिमपर्वत समुद्र में भली प्रकार तैरते रहते हैं। भाप बनने पर वह 1950 गुने क्षेत्र में फैल जाता है। हवा में भी पानी घुला रहता है और प्रत्येक पदार्थ में न्यूनाधिक मात्रा में उसकी उपस्थिति पाई जाती है। प्राणियों के शरीर तो एक प्रकार से जल बहुल ही कहे जा सकते हैं। 45 से 80% तक जाली अंश उनमें रहता है। वनस्पतियों तथा शाक फलों में उसका अनुपात 60 से 95% तक पाया जाता है। इसलिए जीवधारियों के लिए भोजन में भी अधिक जल की आवश्यकता रहती है। हवा अपनी पृथ्वी की बहुमूल्य संपदा है, तो भी वह तत्व नहीं है। वह जमीन से लेकर 500 मील की ऊंचाई तक फैली हुई है। सूर्य की गर्मी को सीमित मात्रा में आने देने में उसी की भूमिका है। अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाली उल्काओं को वही जलाकर खाक करती है। अन्यथा चंद्रमा की तरह धरती पर भी आए दिन उन पत्थरों की बौछार होती रहती और निरंतर बड़े बड़े खड्डे बनते रहते। अनेक तत्वों के मिलने से हवा बनती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऑर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन आदि के अंश मिले हुए हैं। हवा में पानी का अंश तथा धूल कण भी मिले रहते हैं। 1 इंच स्थान में 5,000 से लेकर 40,000 तक धूलकण पाए जाते हैं। इन्हीं की वजह से आकाश नीला दिखता है। यदि ये ना होते तो चंद्रमा तल की भांति भूतल से भी आसमान काला दिखता। धूलकणों के अतिरिक्त उसमें कीटाणु भी उड़ते रहते हैं। हवा का वजन भी है। साधारणतः 1 वर्ग इंच जगह में हवा का वजन 16 पाउंड होता है। इस तरह हमारे शरीर पर 12 टन हवा का बोझ लदा रहता है। उसे उठाए रहना शरीर के भीतर वाली हवा के कारण ही संभव होता है। जितना ही ऊपर उठते हैं उतना ही हवा हल्की होती जाती है। संसार भर में जितना पानी है उससे हवा का वजन 1270 टाइम्स अधिक है। पृथ्वी के कुल बोझ से हवा का बोझ कई गुना अधिक है। भूतल पर नाइट्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में 4 गुनी है। ऊंचे चलने पर क्रमशः नाइट्रोजन बढ़ती और ऑक्सीजन घटती जाती है। 70 मील ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते ये दोनों ही समाप्त हो जाती है और मात्र हाइड्रोजन बच जाती है। जमीन पर फैले बादल कोहरा कहलाते हैं। बिजली कड़कने वाले बादल सिर्फ 1 मील तक पाए जाते हैं। इसके बाद भी बादल होते तो हैं, पर बहुत पतले। 4 मील ऊपर जाने पर आंधी तूफान कुछ नहीं दिखते। इतनी सब विशेषताओं के रहते हुए भी हवा एक सम्मिश्रण मात्र है, उसे तत्व नहीं कह सकते। मोटे तौर पर पोली जगह को आकाश माना जाता है और उसका गुण शब्द कहा जाता है, पर दोनों की मान्यताएं प्रामाणिक नहीं हैं। पोल खाली नहीं है, उसमें हवा आदि बहुत सी चीजें भरी हैं। आकाश को व्यापक माना गया है, पर उसका गुण शब्द तो टकरा सकता है। फिर व्यापकता कहाँ रही? शब्द हवा के सहारे चलता है। चंद्रमा पर हवा नहीं तो वहां पूर्ण निस्तब्धता का साम्राज्य है। शब्द एक तरंग है जो पदार्थों के टकराव से उत्पन्न होती है। उसे कान तक पहुंचने में देर लगती है। प्रकाश की गति 1 सेकंड में 1
86,000 मील है, पर शब्द तो मात्र 1090 फीट ही 1 सेकंड में चल पाता है। यही कारण है कि दृश्य और शब्द का सम्मिश्रण हो तो दृश्य दिखाई पहले देगा और शब्द सुनाई बाद में पड़ेगा। दूरी पर तोप चले तो पहले धुआं दिखाई देगा और धड़ाका बहुत बाद में सुना जाएगा। बिजली के सहारे शब्द को तेजी से दौड़ाया जा सकता है। टेलीफोन तथा रेडियो बिजली के सहारे ही शब्दों को जल्दी दौड़ाते हैं। शब्दों की लहरें विभिन्न लंबाई की होती हैं। इसी कारण एक ही समय में अनेक रेडियो स्टेशन अपनी अलग अलग लंबाइयों की लहरें छोड़ते हैं और किसी की आवाज़ किसी से ना टकराकर अपना काम करती रहती है। सुनने वाले जिस लंबाई की लहरें सुनना चाहते हैं उसी पर अपनी सुई घुमाकर सुनने लगते हैं। हमारे कान उन्हीं शब्द तरंगों को सुन सकते हैं जिनमें 1 सेकंड में न्यूनतम 16 बार और अधिकतम 20,000 कंपन उठ रहे हों। इससे कम या ज़्यादा वालों को हम सुन नहीं सकते। अग्नि, जल, वायु और आकाश की चर्चा ऊपर हो चुकी है और यह बताया जा चुका है कि इनमें से एक भी पदार्थ उस स्तर का नहीं जिसे तत्व कहा जा सके। वे सभी तत्वों में मिश्रण एवं हलचलों के प्रतिफल हैं। पृथ्वी के बारे में यह बात और भी अधिक स्पष्ट है। मिट्टी का मोटा विश्लेषण करने पर उसमें ऑक्सीजन 49%, सिलिकॉन 26%, एल्यूमिनियम 7, लोहा 4, कैल्शियम 3, सोडियम 2, पोटेशियम 2, मैग्नीशियम 2, हाइड्रोजन 1 तथा टाइटेनियम, क्लोरीन, कार्बन आदि तत्व उसमें और भी मिले हुए हैं। कहीं की मिट्टी में किन्हीं पदार्थों की और कहीं किन्हीं पदार्थों की न्यूनाधिकता रहती है, पर समस्त पृथ्वी का मिला जुला अनुपात प्रायः इसी स्तर का है। इन सम्मिश्रणों को देखते हुए पृथ्वी को भी तत्व कैसे कहा जा सकता है? हम बढ़ रहे हैं, साथ ही बदल भी रहे हैं। यह एक सुनिश्चित और ऐसा तथ्य है जो सभी को प्रभावित करता है। बच्चा छोटा है, किशोर बनता है, फिर युवक, फिर अधेड़, फिर वृद्ध और अंततः वह पके फल की तरह डाली से टूटकर बीज बन जाता है और नए पौधे की तरह नया जन्म धारण करता है। 84 लाख योनियों का क्रम पूरा करते हुए प्राणी मनुष्य योनि में आता है और फिर क्रमशः महात्मा, देवात्मा, विश्वात्मा, परमात्मा की दिशा में बढ़ते बढ़ते अपूर्णता से पीछा छुड़ाता हुआ पूर्णता का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। यह प्रगति यात्रा अनवरत गति से चल रही है। प्राणी इसी प्रवाह में अमीबा जैसे एक कोशीय पूर्वजों से बढ़ते, विकसित होते होते वर्तमान स्थिति तक पहुँचते हैं। जल पदार्थों के विकास क्रम का इतिहास भी इसी प्रकार बनता बढ़ता चला आया है। विचारों और मान्यताओं के बारे में यही बात है। सामाजिक परंपराओं में भी इसी नियम का निर्वाह होता आया है। समय समय पर स्मृतियाँ बदली हैं, दर्शन शास्त्र में परिवर्तन हुए हैं और प्रथा परंपराओं में सुधार होता चला आया है। पूर्व मान्यताओं को तत्कालीन स्थिति के अनुरूप समझकर उनका समुचित आदर किया जा सकता है, पर यह नहीं मानना चाहिए कि भूतकाल में जो कहा, किया या माना जाता था वही शाश्वत सत्य है और उसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। पंच तत्वों के संबंध में भूतकालीन मान्यता तक में जब परिवर्तन करना पड़ रहा है तो फिर अन्यान्य मान्यताओं के संबंध में भी दुराग्रह नहीं बरता जाना चाहिए। हम विवेक को प्रधान मानकर चलें, अपने आप को सत्य के शोध का एक विनम्र विद्यार्थी माने, तर्क और प्रमाण का आश्रय लें, विवेक एवं औचित्य की कसौटी पर वस्तु स्थिति को परखें और जो न्याययुक्त, प्रामाणिक एवं तथ्यपूर्ण दिखाई पड़े उसी को स्वीकार करें। इसी राह पर चलते हुए तथ्य और सत्य तक पहुंचने का लक्ष्य अधिक सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। परंपराओं के प्रति दुराग्रह बरतने से तो प्रगति पथ में व्यवधान ही उपस्थित होता आया है।